हेलो एवरीवन, एक्सेल कंपटीशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था 5 फरवरी 2017 को, उसके कंप्लीट सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 2001 में। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो है, इसकी आधिकारिक शुरुआत औपचारिक रूप से 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई थी, लेकिन मुख्य कार्य और बड़े स्तर पर क्रियान्वयन वर्ष 2001 में शुरू हुआ था। यह तब शुरू हुई थी जब स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना इसी के साथ लॉन्च हुई थी। तो स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज भारत के 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है सड़क के माध्यम से। कौन कौन से महानगर? दिल्ली, उसके बाद मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 नगरों को ये जोड़ता है इस परियोजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीली क्रांति का किससे संबंध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी तिलहन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन, विशेष करके सरसों और सूरजमुखी में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने से है। भारत में इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1986 से 87 के आसपास। सैम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है। यहाँ पे जो मछली दिया है तो ये नीली क्रांति से संबंधित है, नीली क्रांति। ठीक है, उसके बाद जो उर्वरक है, उर्वरक तो इसमें नहीं दिया है, उसको धूसर या ग्रे क्रांति उत्पादन से संबंधित है वो। फिर जो यहाँ पे जो दाल दिया है, इस दाल के लिए दलहन क्रांति हुई थी। और एक आता है रजत क्रांति। तो रजत क्रांति अंडा और पोल्ट्री फार्म से संबंधित है। फिर एक गोल क्रांति है, तो वो आलू उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित की गई कितने प्रतिशत कॉफ़ी निर्यात की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 70%। भारत में उत्पादित होने वाली कॉफ़ी का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी बेहतरीन गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। तो कॉफ़ी की 2 किस्में भारत में उगाई जाती है। कौन कौन सी? एक है अरेबिका और दूसरा है रोबस्टा। ये एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी इंग्लैंड। तो दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में था, इसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से 1959 में की गई थी। ठीक है, आप देखिए इसी तरीके के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक आपको याद रख लेना है। भीरू, भीरू का मतलब क्या है कि भिलाई स्टील प्लांट। स्टील प्लांट किसके सहयोग से? तो रूस के सहयोग से। भी और रू, भीरू। उसके बाद है राज। तो राज में राउरकेला स्टील प्लांट किसके सहयोग से? तो जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, उसके बाद आता है दुबे। भीरू, राज, दुबे। दुबे में दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से। उसके बाद बोकारो स्टील प्लांट तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से बनाया गया था। ये एक एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं, बोकारो स्टील प्लांट। ये कहाँ पे है? झारखंड में है। ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में रूस के सहयोग से बनाया गया था। तो भीरू, राज, दुबे, भिलाई रूस, राउरकेला जर्मनी, दुर्गापुर और ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस वर्ष के बजट में जीएसटी का पहली बार जिक्र किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2006 से 2007। भारत में वस्तु एवं सेवा कर का पहली बार आधिकारिक जिक्र इस 2006 से 7 के बजट के भाषण में किया गया था, जिसमें उन्होंने 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि उस समय ये नहीं हुआ और 1 जुलाई 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुई 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 1921 में बैंक ऑफ बंगाल
बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया था। बैंक ऑफ बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, इन तीनों को मिला करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। और गोरेवाला समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण करके इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 1 जुलाई 1955 को किसके सिफारिश पे? तो गोरेवाला समिति के सिफारिश पे। ये ध्यान रखना है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और यह भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस पंचवर्षीय योजना के अंत में हैं? तो देखिए ये प्रश्न जो है वो 2017 का प्रश्न है। तो उस समय देश में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी जिसका कार्यकाल था 2012 से लेकर के 2017 तक था और यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। ये भी ध्यान रखना है। अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी जो कि 2012 से लेकर के 2017 तक चला था। इसके बाद योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया गया और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे आधारित संरचना के लिए इस समय विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा क्या है? तो इस समय 100% कर दिया गया है। वर्ष 2014 में सरकार ने रेलवे अवसंरचना जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन, मालगाड़ी कॉरिडोर और रेलवे लाइनों के आधुनिकीकरण में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को ऑटोमेटिक रूट से मंजूरी दे दी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसी देश के व्यक्तियों की आय विषमता ज्ञात करती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लॉरेंज वक्र। तो लॉरेंज वक्र का विकास मैक्स ओ लॉरेंज ने 1905 में किया था। यह ग्राफ के माध्यम से किसी अर्थव्यवस्था में लोगों के बीच आय या धन के वितरण की समानता या असमानता को दर्शाता है। उसके बाद इसी से जुड़ा एक प्रश्न आता है गिनी कोफिशिएंट या गिनी गुणांक। तो लॉरेंज वक्र का ही यह गणितीय रूप है गिनी गुणांक जिसका मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। 0 मतलब पूर्ण समानता और 1 मतलब पूर्ण असमानता। बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी देवास। देवास कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर उच्च मूल्य के बैंक नोट छापे जाते हैं और स्याही का भी उत्पादन होता है। यहाँ पे जो नासिक दिया है ये महाराष्ट्र में है और यहाँ पे क्या प्रिंट होता है? तो यहाँ पे करेंसी नोट प्रेस है। ठीक है। नासिक में करेंसी नोट प्रेस और देवास में बैंक नोट प्रेस है। उसके बाद है सालवानी। सालवानी कहाँ है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर आरबीआई के स्वामित्व वाली भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड की प्रेस है। BRBNMPL है यहाँ पे। और होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में ही है, यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल यानी कि प्रतिभूति पत्र मिल है। यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल है यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में से कौन नहीं है? तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के 4 सबसे बड़े जनसंख्या वाले राज्य थे। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे था, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, बिहार तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे था पश्चिम बंगाल। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाएगा। ये चौथे नंबर पे 4 बड़े राज्यों में से एक नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से किसका प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ये जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर में है। यानी 1 किलोमीटर का अगर 1 किलोमीटर लंबाई और 1 किलोमीटर चौड़ाई का अगर आप एरिया लेते हैं तो यहाँ पे लगभग 1106 लोग आपको दिखाई देंगे। ठीक है। दूसरा है यहाँ पे
एक फैक्ट याद रखना है कि बिहार के बाद दूसरे स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल, जिसका है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना है कि भारत का जो औसत जनसंख्या घनत्व है वो है 382 वर्ग प्रति किलोमीटर, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व क्या है तो अरुणाचल प्रदेश में है, कितना, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सुपर कंप्यूटर जो पहले विकसित किया गया उसका नाम था, तो उसका नाम था परम 8000, ऑप्शन ए। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था, जिसे वर्ष 1991 में CDAC यानी कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, पुणे, ये कहाँ पे है, पुणे में है, इसके द्वारा ये विकसित किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटिंग का जनक डॉक्टर विजय भटकर को माना जाता है। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है एरावत, इसमें नहीं दिया है एरावत, जो कि CDAC पुणे ने ही विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में 4G सेवा का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 2012 में। भारत में सबसे पहले 4G सेवा की शुरुआत 10 अप्रैल 2012 को भारतीय एयरटेल द्वारा कोलकाता में की गई थी। हालांकि जियो के आने के बाद 2016 से यह आम लोगों के बीच बड़े स्तर पर लोकप्रिय हुआ, पर शुरुआत 2012 में ही हुआ था, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूके ब्रिटेन का शेयर मूल्य सूचकांक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी FTSE 100। FTSE का मतलब क्या है, फाइनेंशियल टाइम्स स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स, जिसे बोलचाल की भाषा में FTSE भी कहा जाता है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का ये एक शेयर बाजार सूचकांक है। उसके बाद आप यहाँ पे एक और चीज़ याद रख सकते हैं कि जो अमेरिका का है उसको बोलते हैं नैस्डैक या फिर डॉ जोन्स, ठीक है। और जापान को बोलते हैं निक्केई, NIKKEI, इसके शेयर मूल्य सूचकांक है जापान का ये। ब्राज़ील का बोवेस्पा है, तो ये याद रखना है। भारत का कौन कौन सा है, तो BSE का है सेंसेक्स, ये किसका है, BSE का है। और एक आता है NSE का, ये इसका है निफ्टी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है CD देशमुख। सर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर थे। उन्होंने 1943 से लेकर के 1949 तक अपनी सेवाएं दी थी। RBI के सबसे पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे सबसे पहले, न कि भारतीय या कुछ भी, बस अगर सबसे पहले पूछे तो उसकी बारे में बात हो रही है, ऑसबॉर्न स्मिथ, ठीक है। और RBI की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर हुई थी, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण मतलब सरकारी बना दिया गया इसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया वो कहाँ पे पढ़ रहा था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। भारतीय रुपये के नए प्रतीक चिन्ह को उदय कुमार धर्मलिंगम ने डिजाइन किया था। डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने के समय वे IIT बॉम्बे से डिजाइन पेटेंट में पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे। भारत सरकार ने इस चिन्ह को 15 जुलाई 2010 को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कार्बन कर घोषित करने वाला प्रथम देश था, तो कौन था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फिनलैंड। तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए फिनलैंड ने वर्ष 1990 में दुनिया का पहला कार्बन टैक्स लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीवी चिड़िया कहाँ पाई जाती है, तो ऑब्वियसली ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है। कीवी एक न उड़ने वाला पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है, इसी कारण न्यूजीलैंड के नागरिकों और क्रिकेट टीम को भी अक्सर कीवीज कहा जाता है। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, तो ये है वेलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ये आधिकारिक मुद्रा है रियल, एक्चुअल में रियल है, यानी कि रियल ऐसे लिखा जाता है। इसका बहुवचन होता है रियाइस, ठीक है, ये फैक्ट ध्यान रखना है। उसके बाद रूबल किसका है, तो रूबल है रूस की मुद्रा का।
और जो रियाल होता है RIYAL, रियाल हिंदी में ऐसे लिखते हैं, ये है सऊदी अरब का, ठीक है, सऊदी अरब, ओमान जैसे खाड़ी देशों का है। और यहाँ पे जो रियाल दिया है ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन महलों का शहर कहलाता है, तो ये कोलकाता को कहते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी को महलों का शहर और आनंद सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है। ब्रिटिश काल के दौरान यहाँ बनाई गई भव्य और ऐतिहासिक इमारतों के कारण इसे यह नाम दिया गया है। लखनऊ को क्या बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं नवाबों का शहर। उसके बाद यहाँ पे आपको पटना दिया गया है, तो इसका प्राचीन नाम था अजीमाबाद और पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसे अच्छे समय का राजा कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विजय माल्या। तो भगोड़े कारोबारी और किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व मालिक विजय माल्या को उनकी भव्य और विलासितापूर्ण जीवन शैली के कारण किंग ऑफ गुड टाइम्स यानी अच्छे समय का राजा के विज्ञापन टैगलाइन से जोड़ा गया और उन्हें इसी नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह मुंबई की प्रथम परखनली शिशु थी और 2016 में इन्होंने एक शिशु को जन्म दिया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हर्षा चावड़ा भारत की आधिकारिक तौर पर पहली और मुंबई की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी, जिनका जन्म हुआ था 6 अगस्त 1986 को KEM अस्पताल मुंबई में हुआ था। मार्च 2016 में उन्होंने प्राकृतिक रूप से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देकर एक नया इतिहास रचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरलाइंस की प्रथम महिला पायलट कौन थी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दुर्गा बनर्जी। कैप्टन दुर्गा बनर्जी वर्ष 1956 में इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला कमर्शियल पायलट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनको महामना कहा जाता है, तो मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि दी गई है। उन्होंने 1916 में वाराणसी में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखना है कि मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, देविका रानी। भारतीय सिनेमा की फर्स्ट लेडी कही जाने वाली देविका रानी चौधरी को वर्ष 1969 में पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है जिसकी शुरुआत इसी वर्ष 1969 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह हिंदी साहित्य के एक प्रसिद्ध आलोचक थे, तो इसका नाम होगा ऑप्शन ए, नामवर सिंह। नामवर सिंह हिंदी साहित्य के शीर्ष आलोचक, निबंधकार और भाषाविद थे। उन्होंने समकालीन हिंदी कविता और आलोचना विद्या को एक नई दिशा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत के लेखक कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन सी होगा हमारा। मलिक मोहम्मद जायसी ने वर्ष 1540 में अवधी भाषा में पद्मावत की रचना की थी। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती की कहानी के साथ अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं जॉर्ज R.R. मार्टिन, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ये एक विश्व प्रसिद्ध टेलीविज़न सीरीज है। वास्तव में ये जॉर्ज R.R. मार्टिन के फैंटेसी नोवेल की श्रृंखला पर आधारित है जिसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ, इनकी पुस्तक का नाम है ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है, तो इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक है रामचंद्र गुहा। प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 1947 में आज़ादी के बाद भारत के इतिहास का एक बेहतरीन दस्तावेज कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रांतिकारी के जेल का कमरा अब एक पर्यटक स्थल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वीर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर जी को अंग्रेजों द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सेलुलर जेल में रखा गया, जिसमें आम बोलचाल में काले पानी की सजा कहा जाता था। वर्तमान में उनकी वह कोठरी एक राष्ट्रीय स्मारक और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ईमेल के लिए @ चिन्ह चुना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रे टॉमलिंसन। अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर रे टॉमलिंसन ने वर्ष 1971 में पहला ईमेल भेजा था। उन्होंने यूजर के नाम और कंप्यूटर के नाम को अलग करने के लिए @ का चिन्ह का चयन किया था, क्योंकि यह कीबोर्ड पर उपलब्ध था और किसी के नाम में इस्तेमाल नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस
बैंक ने अपने कर्मचारियों को घर से बैंक की सर्विस अभिगम करने की इजाज़त दी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ICICI बैंक। तो वर्ष 2016 में ICICI बैंक ने महिला कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम पहल के तहत आई वर्क एट द रेट होम प्रोग्राम शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका का जन्म बिहार में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फणीश्वर नाथ रेणु। तो प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। हिंदी साहित्य में मैला आंचल इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है, मैला आंचल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिस्मिल्ला खां किस साज के बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? तो बिस्मिल्ला खां शहनाई बजाते थे, ऑप्शन डी हो जाएगा। इन्हें 2001 में भारत रत्न दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और इन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर देश की आज़ादी के अवसर पर शहनाई बजाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई थी। तो वो गायन शैली कौन थी? वो थी ठुमरी। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कला और संगीत के बहुत बड़े संरक्षक थे, तो उनके दरबार में ठुमरी गायन शैली को विशेष बढ़ावा मिला और इसका आधुनिक रूप वही विकसित हुआ। नवाब वाजिद अली शाह खुद अख्तर पिया के उपनाम से ठुमरी और बंदी से लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। हालांकि इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन याद रखना है हमेशा आपको कि चित्तरंजन दास भी थे, चित्तरंजन दास। ठीक है, इन्होंने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। 1922 के चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने के कारण ये नेता असंतुष्ट थे और विधान परिषदों में प्रवेश कर सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। इसकी स्थापना हुई कहाँ थी? तो इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, वहाँ पे हुई थी। तो अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास अध्यक्ष। और महासचिव कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे महासचिव, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लेखक या लेखिका अंग्रेजी के बजाय इटालियन में लिखते या लिखती हैं? तो ये हैं झुम्पा लाहिड़ी। तो पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय अमेरिकी लेखिका झुम्पा लाहिड़ी ने एक समय के बाद अंग्रेजी के बजाय इटालियन भाषा में लिखना शुरू कर दिया था। उनकी पुस्तक इन ऑल्थरे पारोल इन अदर वर्ड्स मूल रूप से इटालियन में ही लिखी गई थी, जिसके बाद अंग्रेजी में अनुवादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनकी आत्मकथा है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ? तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन है युवराज सिंह। ये भारतीय क्रिकेटर हैं। इस पुस्तक में उन्होंने 2011 विश्व कप के दौरान और उसके बाद कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से अपनी लड़ाई और क्रिकेट के मैदान पर शानदार वापसी के संघर्ष को बयां किया था। सचिन तेंदुलकर की पुस्तक का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, उसके बाद एक सौरभ गांगुली का है। सौरभ गांगुली का क्या है? तो ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ENOUGH, ये है सौरभ गांगुली का। कपिल देव का क्या है? ए स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, ये है कपिल देव का। और संजय मांजरेकर का क्या है? इम्परफेक्ट, ये है संजय मांजरेकर का, ये है कपिल देव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमर्त्य सेन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अर्थशास्त्र के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्हें यह पुरस्कार कल्याणकारी अर्थशास्त्र यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स और अकाल के सिद्धांतों पर उनके महत्वपूर्ण काम के लिए दिया गया था। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई और भारतीय हैं, ये ध्यान रखना है। और भारत सरकार ने उन्हें 1999 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ बिहार के अतिरिक्त किस राज्य का भी लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। इसके साथ साथ और भी राज्य हैं, याद रखना है। देखिए, छऊ यदि बिहार में है तो इसे सटा हुआ राज्य जो भी होगा वहाँ पे भी होगा। तो पश्चिम बंगाल इसका पड़ोसी है। उड़ीसा हालांकि इसका पड़ोसी नहीं है, उड़ीसा क्या है? झारखंड का पड़ोसी है। तो झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छऊ नृत्य यानी ये एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य है। तो ये मुख्य रूप से 3 शैलियों में पाया जाता है। एक सेरायकेला छऊ जो कि झारखंड में है,
मयूरभंज छाऊ जो कि उड़ीसा में, और पुरुलिया छाऊ पश्चिम बंगाल में, और के अलावा यह पश्चिम बंगाल का मुख्य नृत्य भी है, ये ध्यान रखना है, पुरुलिया छाऊ। तो छाऊ नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल कर लिया गया है, ये फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाला तत्वों का उल्लेख करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, फोर्थ। भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। इसके अंतर्गत कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक आते हैं। इनका उद्देश्य क्या है? तो भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है। पहले भाग में क्या है? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 में क्या है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में है, 5 से 11। उसके बाद भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है, कहाँ से? 12 से लेकर के 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है? तो 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में है। तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं, ये याद रखना है। पहले कितनी थी? 14, अब कितनी हो गई है? 22। इसके साथ कुछ महत्वपूर्ण संशोधन है जो आप याद रख सकते हैं, मैं उसको यहाँ पे वीडियो पॉज करके लिख देता हूँ। तो 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ, इसके द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, तो इसके द्वारा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली जोड़ा गया। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, BDMS इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, तो याद रख सकते हैं। तो कितनी भाषा जोड़ा गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो पहले था 14, इसमें जोड़ा गया 8, तो कुल कितना भाषा हो गया? अभी 22 भाषा हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि अंग्रेजी और भोजपुरी 60वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। अंग्रेजी कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अंग्रेजी को और भोजपुरी को इसमें शामिल नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 वर्ष तक। वह 26 जनवरी 1950 से लेकर के 13 मई 1962 तक लगातार यानी 12 वर्ष तक देश के राष्ट्रपति रहे थे। वह भारत के इतिहास में अब तक का सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव पद्धति का स्रोत किस देश का संविधान है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो कि एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, इसका प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से और क्या क्या लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन भी इसी से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? तो देखिए ये प्रश्न कब का है? 2017 का। तो उस समय 2 राष्ट्रपति 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत करते थे। वर्तमान में ये 2 सदस्य कौन थे? तो ये 2 सदस्य एंग्लो इंडियन थे। तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकते थे राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के तहत, यदि उन्हें लगता था कि सदन में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब। लेकिन फिर क्या हुआ कि 104वें संविधान संशोधन 2019 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन सदस्यों के नामांकन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसलिए यदि अगले साल यह प्रश्न आता है तो उसका आंसर हम क्या करेंगे? 0 टिक करेंगे। हालांकि राज्यसभा की स्थिति क्या है? तो राष्ट्रपति आज भी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कि कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब ये बी है एक्चुअली, जयप्रकाश नारायण। तो जनवरी 1950 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना को आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया था। योजना काफ़ी हद तक गांधीवादी सिद्धांतों और विनोबा भावे के विचारों पर आधारित थी, जिसमें कृषि और लघु उद्योगों पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह भारत के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है, तो ये कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, म्यांमार। तो भारत के पड़ोसी देशों में विकल्प के अनुसार म्यांमार भारत के सबसे कम स्थलीय सीमा लगभग जो है वो 1643 किलोमीटर साझा करता है, जबकि बांग्लादेश जो है
4096 किलोमीटर, चीन जो है 3488 किलोमीटर और पाकिस्तान जो है 323 किलोमीटर साझा करते हैं। हालांकि ऑप्शन में यदि अफ़गानिस्तान होता तो वही सही उत्तर होता, क्योंकि भारत की सबसे कम सीमा 106 किलोमीटर पीओके के साथ लगती है। हालांकि पीओके हमारे नियंत्रण में अभी नहीं है, तो शायद इस कन्फ्यूजन की वजह से इस तरीके का प्रश्न आपसे कभी ना पूछे कि अफ़गानिस्तान सबसे कम स्थलीय सीमा बांटता है भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें बिहार शामिल नहीं है। झारखंड के अलग होने के बाद कर्क रेखा केवल झारखंड से ही गुजरती है, बिहार से नहीं। ये कौन कौन से राज्य हैं? तो मैं पश्चिम से पूर्व की ओर का क्रम लिख देता हूँ आपको। पहला है गुजरात, उसके बाद दूसरे पे आता है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा, आठवां है मिजोरम। तो इसका ट्रिक भी है मित्र पर गमछा झार। तो मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाती है? तो इसे जमुना बोला जाता है। याद रखिए, दिल्ली से एक नदी बहती है यमुना, और ये जमुना, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। पद्मा जो दिया है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, ठीक है। दिहांग जो है, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकार मूलतः होते हैं। विकर मतलब एंजाइम्स के बारे में ये बात कर रहा है। तो एंजाइम्स क्या होते हैं? तो एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम्स मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। ये जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, जो शरीर में होने वाली रासायनिक और पाचन क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं। एक फैक्ट याद रखना है कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते। यह कथन जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मायोपिया के रोगी को किसके निवारण के लिए चाहिए होता है? तो इसके निवारण के लिए अवतल लेंसेज को चाहिए। मायोपिया का मतलब क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष से पीड़ित व्यक्ति पास की वस्तु को साफ देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। तो इसके निवारण के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक आता है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। तो इसके लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये है दूर दृष्टि दोष के लिए, ठीक है। ये हमेशा फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर के द्वारा। तो वायुमंडल में मौजूद नमी या सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर किसके लिए है? तो इससे क्या होता है कि इससे द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। हाइड्रो का मतलब पानी होता है या घनत्व बोल सकते हैं, हाइग्रो का मतलब नमी होता है, ठीक है। उसके बाद ये लैक्टोमीटर है, क छूट गया इसमें। ये इससे दूध की शुद्धता मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर, इससे विभवांतर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम विबग्योर में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। बैनी आह पिनाला भी इसको शॉर्ट में हिंदी में बोलते हैं। तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि इसकी आवृत्ति और ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक जूल होता है, और वाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, ठीक है। डाइन जो है ये पद्धति बल का मात्रक है सीजीएस पद्धति में। अभी हम SI यूनिट यूज कर रहे हैं। तो SI यूनिट में बल का मात्रक न्यूटन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह मुख्य रूप से खगोलीय पिंडों के बीच की अत्यधिक दूरी मापने के काम आता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, एक प्रकाश
वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो पारसेक है। एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग, इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिन्हें चलने के लिए किसी न किसी माध्यम यानी कि ठोस, द्रव या गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि कभी भी निर्यात में यात्रा नहीं कर सकती। बाकी रेडियो, अवरक्त और पराबैंगनी ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जो बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी प्रकाश की गति से चल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, तो ये क्या होता है? तो ये होगा 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। एक्चुअल में जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो होता है 6.626 इंटू 10⁻34। इसको राउंड ऑफ करके 6.63 लिख दिया है 10⁻34। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो हल्दी तने से प्राप्त होती है। हल्दी एक प्रकार का भूमिगत तना है जिसे वनस्पति विज्ञान की भाषा में प्रकंद यानी कि राइजोम बोलते हैं। प्रकंद या इंग्लिश में बोलते हैं राइजोम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि वाइट ब्लड सेल्स WBC कितने प्रकार की होती हैं? तो ये 5 प्रकार की होती हैं। ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम का हिस्सा मानी जाती हैं और इन 5 प्रकार का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, पहला प्रकार है न्यूट्रोफिल्स का, दूसरा लिम्फोसाइट्स, तीसरा मोनोसाइट्स, चौथा इओसिनोफिल और पांचवा बेसोफिल। तो सबसे बड़ी WBC जो होती है वो मोनोसाइट होती है, ये सबसे बड़ी होती है, और जो सबसे छोटी WBC होती है वो होती है लिम्फोसाइट्स, ये सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लसिका किस में उपस्थित होता है? तो ये संवहन ऊतक में उपस्थित होता है। लसिका एक हल्के पीले रंग का द्रव है जो रक्त की तरह ही हमारे परिसंचरण या संवहन तंत्र का हिस्सा है। यह लसिका वाहिकाओं में बहता है और इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं विशेष करके लिम्फोसाइट्स पाई जाती हैं जो संक्रमण से लड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पीलिया रोग रुधिर में निम्न की मात्रा बढ़ने से होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन है बिलिरुबिन। तो जब रक्त में बिलिरुबिन नामक पीले रंग के पिगमेंट यानी कि वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है तो त्वचा, नाखून और आंखों का रंग पीला पड़ने लगता है, जिसे पीलिया कहते हैं। बिलिरुबिन का निर्माण पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने से होता है, जिसे यकृत हमारा फिल्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे बड़ी ग्रंथि है? तो यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। एक वयस्क मनुष्य में इसका वजन जो लगभग होता है वो होता है 1.5 kg। यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में स्थित होती है और पीत रस का स्राव करती है। यहाँ पे जो अग्नाशय दिया है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और यह एक मिश्रित ग्रंथि है, यानी कि यह अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ही है। और यदि आपसे पूछे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो वो त्वचा है। त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, लेकिन सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सैंग्विवोरस होते हैं। सैंग्वी को इंग्लिश में आप ऐसे पढ़िएगा या आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, सैंग्विवोरस। ये कौन होते हैं? तो ये मच्छर होते हैं। तो सैंग्विवोरस उन जीवों को कहा जाता है जो जीवित प्राणियों के रक्त को अपना भोजन बनाते हैं। रक्त पिपासु जीव को बोलते हैं सैंग्विवोरस। तो दिए गए विकल्प में से केवल मादा मच्छर ही जो है अपना मनुष्यों या पशुओं का खून चूसती है। मच्छरों के अलावा जो है जोक, चमगादड़ की कुछ प्रजातियां और खटमल भी सैंग्विवोरस के उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन मास्टर ग्रंथि कहलाती है? तो पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यह शरीर की कई अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे कि थायराइड, एड्रिनल आदि के कामकाज और हार्मोन स्राव को नियंत्रित करती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विटामिन टोकोफेरॉल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है और यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल।
विटामिन बी, स्पेशली अगर B1 की बात करें हम अगर, तो इसको बोलते हैं थायमीन, ठीक है। डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ब्यूटी विटामिन। क्योंकि और इस कमी से पुरुषों और महिलाओं में जनन क्षमता भी कम हो जाती है, तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अपनी सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन? तो ऑप्शन होगा सी, मधुमक्खी। मधुमक्खियाँ जो हैं एक कॉलोनी या छत्ते में बेहद अनुशासित और सामाजिक व्यवस्था के तहत रहती हैं। इनमें कार्य का स्पष्ट विभाजन होता है। एक रानी मक्खी, कुछ नर और हजारों कामगार मक्खियाँ होती है एक छत्ते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नायलॉन में इसके एकलकों के मध्य इस प्रकार का बंध होता है। एकलक का मतलब है मोनोमर्स, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एमाइड। तो नायलॉन एक सिंथेटिक पॉलीमर है जो पॉलीएमाइड्स की श्रेणी में आता है। इसके जो मोनोमर्स हैं यानी एकलक हैं, इनके बीच एमाइड लिंकेज जो ऐसा होता है करीब CONH पाया जाता है, जिसके कारण इसे पॉलीएमाइड श्रृंखला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में H2 है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, शनि। शनि एक गैसीय ग्रह है जिसके वायुमंडल में लगभग 96% हाइड्रोजन और लगभग 3% हीलियम पाई जाती है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है शुक्र, तो इसमें 96% लगभग CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत सागरों से ढका है? तो ऑप्शन होगा सी, 70%। सटीक जो आंकड़ा होगा लगभग होगा 71%। तो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और केवल 29% भाग पर स्थल मंडल है। तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो दुनिया का सबसे शुष्क स्थान है एरिका। एरिका जो चिली है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है एक, वहाँ के अटाकामा मरुस्थल में स्थित एक बंदरगाह शहर है। एरिका कहाँ है? तो अटाकामा मरुस्थल। और अटाकामा मरुस्थल कहाँ है? तो चिली देश में है। चिली देश कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे है। यहाँ दुनिया में सबसे कम औसत वार्षिक वर्षा लगभग 0.8 mm दर्ज की गई है, जो इसे पृथ्वी का सबसे शुष्क आबाद स्थान बनाती है। यहाँ पे दिया है वॉस्टॉक, तो यह अंटार्कटिका में स्थित है और यह पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह एक गर्म जलधारा है, तो ऑप्शन होगा डी, गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक अत्यंत तीव्र और गर्म जलधारा है जो मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होकर उत्तर पूर्वी दिशा में यूरोप की ओर बढ़ती है। ये जो ओयासियो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। हम्बोल्ट या पेरुवियन प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है और केनारी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है क्योंकि यह जो है वहाँ के तापमान को बहुत ठंडा होने से बचा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने देश भूमि से चारों ओर से घिरे हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 44। तो दुनिया में वर्तमान में कुल 44 देश ऐसे हैं जो पूर्णतः भूमियाबद्ध यानी कि लैंड लॉक हैं, यानी उनकी कोई भी सीमा सीधे खुले या समुद्र या महासागर से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तारे क्रमशः 3.6 × 10⁻⁷ मीटर तथा 4.8 × 10⁻⁷ मीटर तरंग दैर्ध्यों पर अधिकतम ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, तो इनके तापमानों का अनुपात T/T1 होगा। तो देखिए इसमें जो सिद्धांत यूज होगा वो होता है वीन का विस्थापन नियम। तो वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि किसी तारे का अधिकतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा मैक्स उसके परम ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T होता है। तो ये क्या होगा? लैम्डा मैक्स इंटू T बराबर कांस्टेंट यानी अचर होता है, ठीक है। तो दो तारों के लिए सूत्र क्या होगा? पहले के लिए अगर T है और दूसरे के लिए T1, तो ये होगा T/T1 और इसका लैम्डा और इसका λ1 मानते हैं, तो ये हो जाएगा λ1/λ। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें T/T1 निकालना है और λ1 दिया हुआ है 4.8, ये वाला λ1 है,
4.8 इंटू 10⁻⁷ और दूसरा है 3.6 इंटू 10⁻⁷। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 48/36, 12 चौक 48, 12 तियां 36, यानी कि 4/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूरी ताप का संबंध किससे है? तो मैग्नेटिज्म से संबंध है, इसका चुंबकीयता से संबंधित है। क्यूरी ताप वह निश्चित तापमान होता है जिसके ऊपर जाने पर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ अपनी अस्थायी चुंबकीय प्रकृति को खो देता है और अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। उदाहरण के लिए लोहे का जो क्यूरी ताप है लगभग 770 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति एक समतल दर्पण की तरफ भी चाल से चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब इस चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो जब कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गति करती है तो दर्पण के सापेक्ष उसका प्रतिबिंब भी विपरीत दिशा से भी वेग से आता है। लेकिन व्यक्ति वस्तु के सापेक्ष देखने पर सापेक्ष गति दोनों गतियों से जुड़ने से क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। तो मान लेते हैं ये क्या है? हमारा दर्पण है और यहाँ पे कोई व्यक्ति है, ये भी वेलोसिटी से जा रहा है। तो दर्पण में ये दिखाई देगा हमें भी वेलोसिटी से आते हुए। चूँकि इन दोनों का डायरेक्शन रिवर्स है तो भी माइनस माइनस भी ये हो जाएगा 2v। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए। बिहार के किस तरफ के राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या है? तो देखिए बिहार के पश्चिम दिशा में क्या है? उत्तर, यहाँ पे मान लेते हैं बिहार है तो इसके पश्चिम में है यूपी, पूरब में है पश्चिम बंगाल, उत्तर में है नेपाल जो कि एक देश है, पड़ोसी देश, इसको काउंट करेंगे ही नहीं, और इसके दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है झारखंड। तो यूपी का आबादी क्या है? यूपी का आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98, पश्चिम बंगाल की है 9.13, नेपाल की हमें जानना नहीं है फिर भी आप लिख सकते हैं 2.65 है, और झारखंड का है 3.30 करोड़। तो किसकी सर्वाधिक जनसंख्या है? यूपी की। तो यूपी कहाँ है? पश्चिम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है, लैगून झील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 27, 40 का एलसीएम निकालना है हमें। तो देखिए ये 12 हो गया, 12 का गुणनखंड लिखिए तो 2 का स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। 27 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 3 का पावर 3। उसके बाद 40 दिया है, 40 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा? 2 का पावर 3, 8, 8 5 40। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रत्येक अभाज्य संख्या की सबसे बड़ी घात वाला लेकर के गुणा करते हैं। तो सबसे बड़ी घात 2 का क्या है? 3 है, और 3 का 3 और 5 का 1 है। तो ये 8 गुने 27 गुने 5, तो 8 5 हो गया 40, 40 गुने 27, 27 चौके होता है 108 पर 1 0, यानी 1080 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 का महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो देखिए इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि हमें जब भिन्नों का HCF निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है अंशों का HCF बटा में हरों का LCM। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10 दिया है। 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है? अंश है। तो हम इसका क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे, और उसके बाद LCM निकालेंगे किसका? हर का। 2, 4, 6, 8, 10। तो देखिए 1, 3, 5, 7, 9 में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका HCF क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और LCM 2, 4, 6, 8, 10 का LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 गुने 3 है, 8 को 2 का पावर क्यूब और 10 को लिखेंगे 2 गुने 5। तो LCM क्या होगा? सबसे बड़ी घात का लेंगे 2 का क्यूब गुने 3 लेंगे गुने 5 लेंगे। तो 8 गुने 3 गुने 5, 8 3 के 24 बचे 120। तो हमारा आंसर क्या होगा? HCF आया है 1, LCM आया है 120, तो आंसर हो गया 1/120, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है?
देखिए इसका तरीका, शॉर्टकट तरीका जो है, सीधा भाग दे के देख लीजिए। ये 0.33 हो जाएगा। 2/5 को लिख सकते हैं 0.4, और 3/4 को लिख सकते हैं 0.75, 1/6 को लिख सकते हैं 0.16। सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा? 3/4 होगा। तो ऑप्शन हो गया हमारा सी। दूसरा तरीका है कि 3, 5, 4 और 6 का आप एलसीएम निकालें। तो इसका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 3, 5, 4, 6, तो ये 3 ही रहेगा, ये 5, ये 2 का स्क्वायर और ये 2 गुने 3, तो 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर 3 और फिर 5, तो 4 3 12 25 60, एलसीएम 60 हो गया। तो 1/3 को 60 बनाने के लिए क्या करेंगे? 20/60 इसको लिख सकते हैं। 2/5 को 60 बनाना है तो 12 से ऊपर नीचे गुणा करना होगा, तो ये 24/60 हो जाएगा। फिर 3/4 को 60 बनाएंगे, नीचे वाले 15 से गुणा करेंगे तो 15 3 45, 15 चौके 60 हो जाएगा। फिर 1/6 को 10/60 लिख लेंगे। तो देखिए अंश हर क्या हो गया? सबका समान हो गया, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ा होगा। तो 45 क्या है? सबसे बड़ा है। 3/4 सबसे बड़ा है। उसके बाद 2/5, उसके बाद लिख सकते हैं हम 1/3, और उसके बाद लिख सकते हैं 1/6। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमात्रा द्वीप किस में अवस्थित है? तो सुमात्रा द्वीप इंडोनेशिया का एक हिस्सा है और यह पूर्णतः हिंद महासागर में स्थित है। यह क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का छठा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस। तो दुनिया में सबसे अधिक टाइम जोन फ्रांस के पास है। फ्रांस के मुख्य भूभाग और उसके दुनिया भर में फैले हुए विदेशी क्षेत्रों को मिला करके कुल 12 टाइम जोन है। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन होगा कि रूस या अमेरिका हो सकता है। देखिए रूस के पास कितना है? रूस के पास होता है 11 टाइम जोन, और इसका जो बड़ा क्षेत्रफल है उसके वजह से ये 11 टाइम जोन है। अमेरिका के पास भी 11 टाइम जोन ही है। हालांकि रूस भले ही छोटा है, लेकिन इसके अलग अलग महाद्वीपों में छोटे छोटे इसके उपनिवेश हैं, तो उस टाइम जोन को भी काउंट करेंगे, जो कि फ्रांस का ही टाइम जोन माना जाएगा। तो 12 टाइम जोन है फ्रांस का। ठीक है, ये ध्यान रखना है। भारत में केवल एक टाइम जोन है, कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर वाला जो है, जो मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद से गुजरती है, वही है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कितने ज़िले हैं? तो ये तो सबको पता होना चाहिए। बिहार में 38 ज़िले हैं। वर्तमान में बिहार के कुल 38 ज़िले हैं, और बिहार का 38वां जो सबसे नवीनतम ज़िला है वो है अरवल। अरवल ये 2001 में जहानाबाद ज़िले से अलग करके बनाया गया था। बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? तो 9 प्रमंडल हैं, डिवीज़न जिसे बोलते हैं, और 101 अनुमंडल है। अनुमंडल है जिसे सब डिवीज़न बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसको सरल करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले जो अंदर ब्रैकेट का है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये वाला जो माइनस है इसको ओपन कर देंगे, तो ये क्या होगा? b माइनस माइनस बी प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। ब्रैकेट मझला वाला बंद कर देंगे। तो देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास? a माइनस बी बचा है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं? b माइनस बी माइनस, अब इस वाले को ओपन करेंगे तो ये होगा माइनस ए माइनस बी माइनस महिला कोष्ट a माइनस बी, मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस 2a हमारे पास आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। b माइनस ये b माइनस ए माइनस बी माइनस ए प्लस बी प्लस 2a हो जाएगा, और इसमें b से ये b कैंसिल हो जाएगा। इस एक a से एक a कट जाएगा तो एक a बचेगा, और फिर इस a से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? b माइनस बी यानी कि 0। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक अंक और उसके 3/5 के मान के मध्य 50 का फर्क है, तो वह अंक क्या है? तो मान लेते हैं वह अंक जो है वो x है। ठीक है, अब कह रहा है इसका 3/5 मान, तो x का 3/5 क्या होगा? 3x/5 होगा, और इनके बीच का फर्क यानी कि अंतर दिया है x माइनस 3x/5 इज इक्वल टू 50। यहाँ पे 50 दिया है। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x माइनस 3x/5 बराबर 50, तो 5 में से 3 गया, 2x/5 इज इक्वल टू 50। ये 25 बार में जाएगा, तो x बराबर हो गया 5 गुने 25 यानी कि 125। तो वो अंक कौन सा है? 125 है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि श्याम राम से 7 वर्ष छोटा है,
उनके आयु का अनुपात है 7:9। तो श्याम की आयु क्या है? तो देखिए श्याम और राम की आयु का अनुपात दिया है 7:9 और ये क्या कह रहा है कि 7 वर्ष छोटा है और इस अनुपात में कितने वर्ष छोटा है? 2 वर्ष छोटा है। तो 2 किसके बराबर होना चाहिए? 7 के बराबर होना चाहिए। तो 1 किसके बराबर होगा? 7/2 के बराबर होगा। हमें निकालना क्या है? श्याम की आयु निकालनी है। श्याम की आयु क्या है? 7 है। तो 7 किसके बराबर होगा? 7/2 गुने 7 यानी कि 49/2 यानी कि 24 दूनी 48, 1 49, 24.5। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 10 दिन में और बी उसको 15 दिनों में पूरा करता है। ए जो है 10 दिन में पूरा करता है और बी जो है 15 दिन में पूरा करता है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए 10-15 का एलसीएम क्या होगा? 30। तो 30 में 10 से भाग देंगे 3 और ये हो जाएगा 2। अगर दोनों एक साथ कार्य करें तो वह कार्य कितनों दिनों में पूरा हो जाएगा? दोनों का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 5 होगा। टोटल वर्क कितना करना है? 30। 30/5 कितना हो गया? 6 यानी कि 6 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ तिगुना हो जाता तो प्रतिशत लाभ क्या है? तो देखिए इसको बेसिक मेथड से बनाते हैं। हमारा जो क्रय मूल्य है मान लेते हैं x है और विक्रय मूल्य मान लेते हैं y है। तो हमारा लाभ क्या होगा? प्रारंभिक लाभ, ठीक है, दुगुना करने के बाद वाला नहीं, पहले का लाभ। तो y - x हो जाएगा। अब दूसरे केस में क्या बोला है कि यदि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए तो CP तो हमारा x ही रहेगा। SP को क्या कर दिया है? y था पहले, अब 2y कर दिया है। तो अब नया लाभ क्या होगा? नया लाभ 2y - x हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि लाभ तिगुना हो जाता है, यानी पहले वाले लाभ का ये लाभ जो है तिगुना हो जाता है, यानी कि 2y - x बराबर क्या होना चाहिए? 3 × y - x। तो ये हो गया 2y - x बराबर 3y - 3x। तो ये हो जाएगा y बराबर 2x। तो देखिए हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? ये होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टे में क्रय मूल्य गुने 100। तो y का मान क्या दिया है? 2x दिया है। तो 2x - x बटा में x गुने 100। तो ये कितना हो जाएगा? x बटे में x गुने 100 यानी कि x से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100%। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो जाएगा बी, 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1 रुपये के 6 गुब्बारे खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो? तो 20% के लाभ का मतलब क्या है? 1/5 यानी 5 रुपये पे उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? अगर CP हमारा 5 हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 × 1 = 6। तो हमारा अनुपात क्या होगा? 5:6 हो जाएगा। तो जब मूल्य का अनुपात 5:6 है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का अनुपात क्या होता है? उल्टा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 6:5। तो प्रारंभ में खरीदी गई वस्तु अनुपात में 6 है और वास्तविक संख्या भी 6 है, यानी 6 किसके बराबर है? 6 के। तो कितना गुना है? ये 1 गुना है। तो 5 किसके बराबर होगा? गुणे 1 5 के। तो हमारा क्या होगा? लाभ कमाने के लिए बेची जाने वाली वस्तुओं की संख्या अनुपात के अनुसार क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। इसे चाहें तो आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 810 को सरल करना है। तो देखिए 810 को हम क्या लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 81 × 10। 81 का स्क्वायर रूट होता है 9, 9√10। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन पुरातत्वीय लकड़ी की आयु निर्धारण करने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, C614। तो पुरानी लकड़ी, जीवाश्म और पुरातत्वीय अवशेषों की आयु ज्ञात करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें कार्बन का जो रेडियोधर्मी समस्थानिक है कार्बन 14 उसका उपयोग होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया है U92-238। तो यूरेनियम डेटिंग ये वाला है। इसका उपयोग पृथ्वी की आयु, पुरानी चट्टानों और पहाड़ों की आयु का निर्धारण करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो है उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि तापमान बढ़ने पर गैस का आयतन बढ़ता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक होता है बॉयल्स का नियम। तो स्थिर ताप पर V आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये वाला जो दिया है ये है बॉयल का नियम है ये।
और ये है चार्ल्स का नियम। ठीक है, उसके बाद है P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, उसको बोलते हैं गे लुसाक का नियम। इसमें हमारा नहीं दिया है। आदर्श गैस का समीकरण जो होता है PV = nRT होता है। ठीक है, तो चार्ल्स के नियम में P को कांस्टेंट रखा जाता है और N और R कांस्टेंट हो जाएगा, तो V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये बन जाता है चार्ल्स का नियम। ठीक है, फिर PV = nRT लिखिए। इस बार क्या कीजिए आप कि N को R ऑलरेडी कांस्टेंट है और T को कांस्टेंट कर दीजिए, तो PV = हो जाएगा कांस्टेंट, तो P बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/V के। इसको बोलते हैं बॉयल का नियम। उसके बाद होता है PV = nRT। इसमें क्या कीजिए, V को और N को कांस्टेंट कर दीजिए, तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा T। इसको बोलते हैं गे लुसाक का नियम। ठीक है, और एक होता है एवोगाद्रो लॉ, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N नंबर ऑफ मोल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं है, तो किस में नहीं है, तो देखिए इसमें मोल अवधारणा का यूज हुआ है कंसेप्ट। किसी भी तत्व के 1 मोल यानी कि ग्राम परमाणु भार में एवोगाद्रो संख्या के बराबर यानी कि 6 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो पहला ये ऑप्शन जो दिया है 1 ग्राम हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन बराबर 1 मोल होगा और इसमें कितने परमाणु होंगे, 6 × 10⁻23। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद दिया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14, तो ये भी हो जाएगा 14/14 1 मोल, तो इसमें भी 6 × 10⁻23 परमाणु होंगे। उसके बाद क्लोरीन का होता है 35.5, तो 35.5 में इसे भाग देंगे तो ये भी हो जाएगा 1 मोल, और 1 मोल में कितना परमाणु होगा, 6 × 10⁻23। लेकिन देखिए यहाँ पे जो कार्बन दिया है, कार्बन का होता है 12, तो 6 में 12 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल। तो इसमें कितने होंगे, तो 1/2 × 6 × 10⁻23 परमाणु होंगे। 2 3 6 काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻23। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में 6 × 10⁻23 परमाणु नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्सम लवण इसका यौगिक है, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट का यौगिक है। जो एप्सम का फॉर्मूला होता है वो होता है MgSO4 × 7H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन सिल्वर में होता है, तो जर्मन सिल्वर जो है एक मिश्र धातु है। इसके घटक में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। तांबा में होता है 50%, फिर होता है जस्ता जिंक, इसमें होता है लगभग 30%, और फिर होता है निकेल, इसमें होता है लगभग ये 20%। तो इसमें तांबा सर्वाधिक मात्रा में मुख्य आधार धातु है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा कॉपर। तो शॉर्ट ट्रिक याद करने के लिए आप क्या करेंगे कि जर्मन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको पता होगा, ये हिटलर से मिलने गए थे। तो नेताजी से निकेल, ता से तांबा, जी से जिंक, ने से क्या होगा, निकेल होगा, ता से तांबा और जी से जिंक यानी कि जस्ता होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉपर होता है, उससे थोड़ा सा कम जिंक और उससे थोड़ा सा कम निकेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपर्क विधि किसके निर्माण में प्रयोग होती है, तो संपर्क विधि निर्माण में होती है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में संपर्क विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रक्रिया में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का काम करता है। नेक्स्ट एक और चीज़ याद रख लीजिए आप कि HNO3 का कभी कभी पूछ देता है, तो HNO3 को ओस्वाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा बनाया जाता है। और NH3 जो है ये हैबर विधि द्वारा बनाया जाता है, हैबर विधि। नेक्स्ट है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है D2O। यह हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड है, इसलिए इसका नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड रखा गया है। इसकी खोज यूरे और वासबर्न ने 1932 में की थी, ये आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में किस तरीके का बंध होता है, तो इसमें आयनिक बंध होता है। तो जब सोडियम क्लोराइड को आप पानी में घोलते हैं तो ये Na
प्लस Cl में टूट जाता है। तो अब यहाँ पे आयन देख सकते हैं, तो इसमें आयनिक बंध होता है। नेक्स्ट है कितने प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो कुल 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? N, L, M और S। N को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या N को। ठीक है, ये कक्षा के आकार और ऊर्जा स्तर को बताती है। L किसको बोलते हैं? तो दिगंशी यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, दिगंशी क्वांटम संख्या। उसके बाद है M को बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या। और S क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम मोमेंट है चक्रण, S से स्पिन होता है। इसमें +1/2 और -1/2 ये इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा को बताती है। तो टोटल कितने होते हैं? 4 होते हैं। L में क्या क्या आता है? L में आता है S, P, D और F आता है। M जो कक्षा है यह कक्षक के अभिन्यास यानी ओरिएंटेशन को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा घर से चला और 10 फीट पूरब गया, दाएं मुड़ा और 3 फीट गया, फिर दाएं मुड़ा और 14 फीट चला, वह अब अपने घर से कितनी फीट दूर है? सबसे पहले यहाँ पे दिशा हम बना लेते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। राजा यहाँ पे है, ये घर से चला है और 10 फीट पूरब गया है यानी इस दिशा में गया होगा। फिर दाएं मुड़ता है तो इसका दाएं कौन सा होगा? इधर होगा। दाएं मुड़ा और कितना चला है? 3 फीट चला है। फिर वो दाएं मुड़ता है यानी कि अब ये इधर मुड़ेगा और 14 फीट चलता है, 10 और यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा चलेगा, 14। तो 10 4 14 टोटल यहाँ पे लिख दिया। यह अब अपने घर से कितनी फीट दूर है? तो ये देखिए, ये वाला कितना है? 3 है, ये वाला 4 है, तो ये वाला पूछ रहा है कितना दूर है। तो क्या होगा? 3 4 ये 5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड में कंप्यूटर को इस तरीके से लिखा गया है, तो मेडिसिन को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले कंप्यूटर का लिखते हैं 3O15 M13 P16 U21 T20 E5 R18। इसका लिखिए R18 F6 U21 V22 Q17 N14 P16 C3। तो देखिए ये 3 जो है यहाँ पे है, यानी ये 3 जुड़ा है इस तरीके से और ये 18 जुड़ा है इस तरीके से। फिर ये जो 15 है ये जुड़ा है इससे, +1 बढ़ा है, और यहाँ पे जो 5 है ये बढ़ के +6 हुआ है। 20 है 21 हो गया है, 13 14 हो गया है, 16 17 हो गया है और 21 22 हो गया है। यानी एंड वाला नहीं चेंज हुआ है, बाकी सब एक एक पॉइंट चेंज हुआ है। तो मेडिसिन को लिखते हैं M का 13 E5 D4 I9 C3 I9 N14 E5। तो ये 5 का 5 यहाँ पे रहेगा और इस 13 का 13 यहाँ पे लिख देंगे। 14 का हो जाएगा 15, 9 का हो जाएगा 10, 3 का 4, 9 का 10, 4 का 5 और 5 का हो जाएगा 6। तो 5 किसका होता है? E का, O15 J10 D4 J10 E5 F6 M13। तो EOJ यहाँ पे है, फिर DJE, तो DJ यहाँ पे है और FM। तो ऑप्शन हो गया हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड में दिया है कि इसका अर्थ है एनिमी इज़ नॉट एक्सटर्नल, इसका अर्थ है ट्रूथ इज एक्सटर्नल और इसका अर्थ है ट्रूथ डज नॉट पेरिश। तो एनिमी का कोड बताना है। तो एनिमी का कोड बताने के लिए हमें क्या करना होगा कि इज, नॉट और एक्सटर्नल का मान हमें निकालना होगा। अगर ये मान निकल गया तो एनिमी का निकाल लेंगे। तो देखिए इज एक्सटर्नल यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे भी इज है और ये एक्सटर्नल है। तो इज एक्सटर्नल, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें हमें देखना है। तो देखिए क्या क्या कॉमन है, एक 3A कॉमन है, तो 3A, और एक क्या कॉमन है, 7C कॉमन है, तो 7C। तो इसका मतलब क्या है? इज एक्सटर्नल है इसका मतलब 3A 7C का। अब बचा क्या है? नॉट। नॉट कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर से कॉमन देखेंगे हम। तो ये नॉट और ये नॉट एक एक कॉमन आ रहा है, इसमें क्या है और इसमें क्या कॉमन है? तो 9A और 9A कॉमन है। तो 9A का मतलब क्या हो गया? नॉट हो गया। अब देखिए इसको ध्यान से, इसमें इसका और इसका मतलब हो गया 3A 7C,
नॉट जो दिया है इसका अर्थ है 9 है, तो बचा क्या 8b। 8b किसके लिए हो जाएगा, एनिमी के लिए। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड में मद्रास लिखा जाता है इस तरीके से, तो बॉम्बे कैसे लिखा जाएगा। तो इसको फिर से आप ध्यान देखिए, ये M13 है, A1 D4 R18 A1 S19, N कितना है 14 B2 E5 S19 B2 T20। तो 13 1 14 1 2 4 5 18 19 1 2 19 20, यानी एक एक बढ़ा है। तो उसी तरीके से बॉम्बे में करेंगे, बी का हो जाएगा सी, MNOP, ओ का हो जाएगा पी, एम का हो जाएगा एन, बी का सी, ए का बी और वाई का जेड। तो CPN CPZ, CPN CPZ ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोड में फ्रेंड लिखा जाता है इस तरीके से, तो कैंडल को कैसे लिखा जाएगा। तो F6 है, R18 है, I9 है, E5 है, N14 है, D4 है। इसका लिखेंगे तो H8 U21 M13 J10 T20 K11। तो देखिए हुआ क्या है, इस 6 के साथ इसमें देखिए 2 बढ़ा है, 3, इसमें 4, इसमें 5 बढ़ा है, इसमें 6 और इसमें 7 बढ़ा है। तो उसी तरीके से इसमें भी कर देंगे। कैंडल का होगा 3 A1 N14 D4 L12 E5। इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 4, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 18, 5 जोड़ेंगे तो 9, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 और 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12। E5 होता है, D4 होता है, R18 I9 R18 L12, तो EDRIRL, EDRIRL, तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, के 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है एल के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक दिशा बना लेते हैं यहाँ पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो के जो है 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में एल के, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा एल है, तो एल के दक्षिण पश्चिम में, तो एल के दक्षिण पश्चिम कौन सा होगा, ये पूरब है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम इधर होगा। तो ये 40 मीटर दक्षिण पश्चिम में है के एल के। दूसरा है एम 40 मीटर दक्षिण पूरब में है एल के, तो एल यहाँ पे है और एम जो है दक्षिण पूरब में है, तो ये दक्षिण है और ये पूरब है, तो ये 40 मीटर है, तो ये ऐसे यहाँ पे आ जाएगा एम। अब देखिए के सापेक्ष एम किस दिशा में है, तो के के सापेक्ष एम किस दिशा में है, तो ये तो पूरब दिशा में है, साफ साफ दिख रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 106 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का घर से 25 मीटर पश्चिम की तरफ चलता है, मान लेते हैं लड़का यहाँ पे है और ये पश्चिम चल रहा है 25 मीटर। फिर क्या करता है, वो दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो दाएं मुड़ा और 10 मीटर चला है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, इधर मुंह है इसका, तो दाएं तरफ इधर हो जाएगा। फिर दाएं को मुड़कर 15 मिनट जाता है, यहाँ आने के बाद फिर से दाएं मुड़ता है और 15 मीटर जाता है। यहाँ आने के बाद वो फिर दाएं मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है, यहाँ आया है ऐसे, दाएं मुड़ा है ऐसे और 135 डिग्री पर चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो बंदा था ये ऐसे जा रहा था और दाएं मुड़ गया है, यानी कि 90 डिग्री घूम गया है, बट कह रहा है कि 145 डिग्री पर चल रहा है, यानी कि 90 डिग्री ऐसे होगा और 45 ऐसे होगा। तो इसको हटा दीजिए और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, यानी कि ये व्यक्ति कैसे जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। तो अब क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट, इसको ऐसे मिला लेंगे तो ये नॉर्थ हो जाएगा और ये साउथ। तो ये कौन सा दिशा है, ये वाला साउथ वेस्ट है, यानी दक्षिण पश्चिम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्स और वाई सूर्योदय के समय एक दूसरे को देख रहे हैं, वाई की परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, तो वाई किस तरफ देख रहा है। तो देखिए सूर्योदय के समय सूर्य हमेशा पूरब में होता है, इसलिए किसी भी वस्तु या व्यक्ति की परछाई हमेशा पश्चिम दिशा में गिरेगी। तो जो प्रश्न दिया है उसके अनुसार परछाई एक्स के दाएं तरफ पड़ रही है, इसका मतलब है एक्स का दायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर होगा, यानी यहाँ पे यदि एक्स है तो ये इसका दायां हाथ इधर होगा और बायां हाथ इधर होगा, यानी कि ये इस तरफ देख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यदि आपका दायां हाथ पश्चिम की तरफ है और बायां हाथ पूरब की ओर, तो आपका मुख क्या होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, दिख रहा है, यानी कि एक्स उत्तर की ओर दिख रहा है। चूँकि एक्स और वाई एक दूसरे के सामने खड़े हैं, ये एक्स है और वाई है, तो यानी कि वाई इसके तरफ देख रहा है ऐसे,
यानी y किधर देख रहा है, इसके विपरीत दक्षिण की तरफ देख रहा है। तो आंसर क्या हो गया, y दक्षिण की तरफ देख रहा है, ऑप्शन बी हो गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने प्रकार से 12 मोटरों में से 5 मोटर चुनी जा सकती है अगर एक उल्लिखित मोटर सर्वदा नहीं चुनी जाए। कुल मोटर की संख्या कितनी है, 12। शर्त यह है कि एक विशिष्ट यानी उल्लिखित मोटर को कभी नहीं चुनना है, इसलिए उसमें उसे कुल स्टॉक से हम क्या करेंगे, हटा देते हैं। तो हमारे पास 12 ना होकर कितने मोटर होंगे अब, 12 - 1 = 11। तो इन 11 मोटर में से हमें 5 मोटर चुननी है, तो 11C5 हो जाएगा। इसका मान निकालिए, तो ये होगा फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6। इसको लिख सकते हैं फैक्टोरियल 11 × 10 × 9 × 8 × 7, और ये फैक्टोरियल 6 आएगा। फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 ये कैंसिल हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 11 × 10 × 9 × 8 × 7 बटे में 5 4 3 2 1। अब इसको कटाते हैं, तो ये क्या होगा, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 11 × 6 × 7, तो 11 × 42 ये हो जाएगा 462। तो ऑप्शन हो गया हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पासों को फेंक कर कितने प्रकार से 9 पाया जा सकता है। तो देखिए, एक पासे पर 1 से 6 तक के अंक होते हैं, तो 2 पासों को फेंकने पर अंकों का योग 9 कब आएगा, जब पहले पासे पर 3 और दूसरे पर 6 आ जाए, फिर पहले पासे पर 4 और दूसरे पर 5 आ जाए, फिर पहले पासे पर 5 और दूसरे पर 4 आ जाए, फिर पहले पासे पर 6 और दूसरे पर 3 आ जाए। तो इनके अलावा कोई और ऐसा जोड़ा नहीं है जिनका योग 9 बनेगा। यदि आप सोच रहे हैं कि 2 और 7, तो 7 तो होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 6 ही हो सकता है। ठीक है, तो कुल संभावित परिणाम कितने हैं, यहाँ पे 4 हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विद्यार्थियों के एक प्रश्न हल करने का संयोग 1/2, 1/3 और 1/4 है। तो तीनों द्वारा प्रश्न हल होने का संयोग क्या है। ठीक है, तो प्रश्न हल होने की प्रायिकता निकालने का सबसे आसान तरीका यह है कि हम पहले निकालें कि प्रश्न हल न होने की प्रायिकता क्या है। तो तीनों विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न हल न कर पाने की प्रायिकता हम निकाल लेते हैं पहले। तो PA' बराबर क्या होगा, 1 - PA। ये क्या होगा, 1 - 1/2, यानी कि इसको मान लिया हमने A, B विद्यार्थी, C विद्यार्थी, तो ये हो गया 1/2। फिर PB' बराबर क्या होगा, 1 - PB, तो 1 - 1/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा। फिर PC' बराबर क्या होगा, 1 - PC, 1 - 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर भी प्रश्न न हल कर पाएँ, इसकी संयुक्त प्रायिकता क्या होगी, P, मान लीजिए कोई हल नहीं कर रहा है, इसको 1/2 × 2/3 × 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/4 हो जाएगा। अतः हमारा आंसर क्या होगा, कम से कम किसी एक के द्वारा, यानी प्रश्न हल होने की कुल प्रायिकता क्या होगी, P सॉल्व करने की प्रायिकता क्या होगी, 1 - P सॉल्व नहीं करने की प्रायिकता, तो 1 - 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला को जारी रखने वाली आकृति का चयन करें। तो देखिए, यहाँ पे जो पिन है, ये इसको मूव करने का देखते हैं कैसे कैसे घूम रहा है। तो पहले वाले में क्या है, पिन ऐसे है, ठीक है। फिर उसके बाद पिन क्या हो गया है, पिन घूम के ऐसे हो गया है, फिर पिन घूम के ऐसे हो गया है, और फिर पिन घूम के दोबारा ऐसे हो गया है, और फिर पिन घूम के ऊपर हो गया है। तो इस बार पिन कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। तो या तो ये होगा या तो ये होगा, ए, बी और ए तो नहीं होंगे। ठीक है, अब सी और डी में देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरो को देखेंगे। तो पहले एरो ऐसे था, फिर एरो घूम के ऐसे हो गया, ठीक है, फिर एरो घूम के ऐसे हो गया है, फिर ये एरो घूम के नीचे आ गया है, और फिर एरो घूम के इधर चला गया है। तो इस बार क्या होगा, ये एरो घूम के ऊपर की तरफ जाएगा, यानी यहाँ पे हमारा एरो ऊपर है, इसमें एरो एक ही दिशा में है, तो ये गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दी हुई श्रृंखला को जारी करने वाली आकृति का हमें चयन करना है। तो देखिए, यहाँ पे जो रेखाओं की संख्या में पहले ऊर्ध्वाधर रूप से वृद्धि हो रही है, और फिर दूसरी आकृति में रेखाओं की संख्या में क्षैतिज रूप से वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे एक था, फिर नीचे बढ़ा, ठीक है, फिर वहाँ पे एक बढ़ा,
और फिर यहाँ पे नीचे वाले में एक बढ़ा है, तो इस बार क्या होगा, ऊपर वाले में एक बढ़ेगा, यानी कि हमारा बी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 3 लाइन हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 1 नीचे 0, फिर ऊपर 1 फिर नीचे 1 फिर ऊपर 2 नीचे 1 फिर ऊपर 2 तो नीचे भी 2, तो ऊपर 3 होगा नीचे 2, और उसके अगले हाल में क्या होगा, 3 3 बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोड में सिस्टम लिखा जाता है सिसमेट और नियरर को लिखा जाता है ANR RER, और फ्रैक्शन कैसे लिखा जाएगा। तो सिस्टम को देखते हैं, सिसमेट, तो ये सिस्टम ऐसे हो सकता है, टेम ऐसे हो सकता है। नियरर को एक बार लिख लेते हैं, नियरर, तो ये है AENRER, ये ऐसे चेंज हुआ है और ये ऐसे चेंज हुआ है, ठीक है। तो फ्रैक्शन का भी ऐसे ही होगा, FRACTION। तो इसमें क्या है, टोटल कितने हैं, 4, और ये 4 हैं, तो C होगा, F होगा, A होगा, R होगा, CARF। यहाँ पे N होगा, यहाँ पे T होगा, यहाँ पे O होगा और यहाँ पे I होगा, तो CARF NOIT ऑप्शन हो गया हमारा D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 यात्री एक शहर पहुँचते हैं जहाँ 4 होटल हैं, तो वह कितने प्रकार प्रत्येक भिन्न होटल में रह सकते हैं। तो देखिए होटल की संख्या कितनी है, 4, और यात्री की संख्या है 3, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा NPR, तो तरीकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, NPR यानी कि 4P3, तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा, फैक्टोरियल 1, तो 4 को लिखेंगे 4 × 3 × 2 × 1 बटे में 1, तो 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 तरीके से रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आदमी एक बस जिसमें 6 खाली सीटें हैं चढ़ते हैं, कितने प्रकार से वह बैठ सकते हैं। सेम तरीके से बनेगा ये, 6 खाली सीटें हैं और 4 आदमी को उसमें बैठाना है, तो 6P4 हो जाएगा। अरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है, तो फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो ये होगा फैक्टोरियल 6 बटे में फैक्टोरियल 2, तो 6 को लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 बटे में फैक्टोरियल 2 को 2 × 1, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 5 30, 3 चौके 12, 12 3 36, तो 360, तो आंसर हो जाएगा हमारा D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से x का मान क्या होगा। तो ये क्वेश्चन ग्रिड का है, ये 38 ऐसे है, 1924 है, यहाँ पे 96 है, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 3217 है, यहाँ पे 68 है, यहाँ पे 48, x और 56, तो हमें x का मान बताना है। तो देखो हुआ ये है कि स्तंभ 2 के पहले 2 अंक बराबर पहले स्तंभ की संख्या बटा में 2, तो स्तंभ 2 जो हमारा दिया है ये वाला, इसमें किया गया है, देखिए ध्यान से, 38 में भाग किया है 2 से, तो क्या मिला 19, और इस 19 को यहाँ पे लिख दिया है। फिर 96 में भाग किया है 4 से, और तो ये क्या आएगा 24, इस 24 को यहाँ पे लिख दिया गया है। उसी तरीके से 64 में क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 32, और फिर 68 में 4 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 17, यहाँ पे 17 लिखा है। तो उसी तरह 48 को 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 24, और 96 में और 56 में 4 से भाग देंगे, तो 14 चौके 56, तो यहाँ हो जाएगा 14, तो यानी 24 14 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका 14 से 19 से वही संबंध है जो इसका 14 से 18 से है, तो इसका सही संबंध किससे होगा। तो देखिए इसमें किया क्या है, ये 4 7 3 9 8 2 बराबर 14 19, तो ये इसको जोड़ के लिखा है 14 और इसको जोड़ के लिखा है 19, 7 3 10 4 14 होगा, 9 8 17 2 19 होगा। उसी तरीके से 3 2 9 6 8 4 को लिखा है 14 18, तो 3 2 5 9 14, तो यहाँ पे 14 हो गया, 6 4 10 8 18, तो यहाँ पे 18 लिख दिया। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, 7 से 51 694 को लिखेंगे, तो 7 5 कितना होगा, 7 5 हो जाए, 7 5 12 1 13, और 6 9 15 15 4 19, तो 1319 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए
4 में से 3 आकृतियाँ ऐसी हैं जिनमें से एक आकृति छायांकित है और एक ब्लैंक है। देखिए छायांकित है, एक ब्लैंक है, ये छायांकित है, एक ब्लैंक है, ये बाहर वाला छायांकित है और ये वाला ब्लैंक है। लेकिन बी में ऐसा है, ना ही कोई इसमें कोई भी छायांकित भाग नहीं है, तो यही हमारा क्या होगा, सुमेलित नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस आकृति का तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। तो देखिए इसमें क्या किया है कि एक आकृति है जो छायांकित नहीं है और दूसरी बार इसको 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा करके एक को छायांकित कर दिया है यहाँ पे और एक अछायांकित भाग है। तो उसी तरीके से इसको भी हम वही करेंगे। ये वाला जो अछायांकित भाग है ये आ जाएगा ऐसे नीचे, ठीक है, और इसके ऊपर आएगा एक छायांकित भाग जो कि काले कलर से, जिसे हम रंग सकते हैं। तो जो हमारी आकृति होगी वो लगभग ऐसी दिखनी चाहिए। तो ये कौन सी है, तो ये ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस आकृतियों के युग्म में वही संबंध है जो नीचे दी हुई आकृति में है। तो देखिए इसमें कितना तीर है, 1 2 3, इन 3 तीरों से एक त्रिभुज बन गया है। उसी तरीके से ऑप्शन डी में देखिए 1 2 3 4 5 तीर है, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, तो 5 एक पंचभुज बन गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये 4 तीर देता और यहाँ पे स्क्वायर देता तो ये भी हमारा आंसर हो जाता। एक आदमी अपनी छुट्टी के आखिरी दिन 40 मील चलता है, इससे उसका दैनिक औसत 32 से 33 मील बढ़ जाता है, तो उसकी छुट्टी कितने दिन की थी। तो मान लेते हैं कि अंतिम दिन से पहले दिनों की संख्या जो थी वो x थी, तो छुट्टियों का कुल दिन कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, क्योंकि आखिरी दिन वाले को मैंने काउंट नहीं किया था, तो x + 1 हो जाएगा। अब देखिए औसत क्या दिया है, 32 मील, और नया औसत दिया है 33 मील, तो 32 × x + 40 बराबर कितना हो गया है, 33 नया औसत हो गया है x + 1 दिन के वजह से। तो इसको सॉल्व करेंगे, 32x + 40 = 33x + 33, तो हमें मिलेगा x = 7। हमें निकालना क्या था, छुट्टियों का कुल दिन, तो 7 + 1 = 8 दिन, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ABCDEF इत्यादि का मान 4 3 2 4 3 2 है तो सिक के अक्षरों के मान का योग क्या होगा। तो देखिए हर एक 3 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ABC का मान है 4 3 2, फिर DEF का मान भी है 4 3 2, इसी तरीके से बाकी 3 3 का पेयर भी 4 3 2 ही होगा। तो हमें सिक का बताना है, ठीक है। तो S कितना होता है 19, तो पेयर कितना बनेगा 6, छतरी 18, 18 के बाद जो 19 आएगा ST और U, तो STU का क्या बनेगा 4 3 2। उसके बाद I देखिए, I का होता है 9, तो 3 3 6, 6 के बाद तितरी के 9, तो FGHI आएगा, इसका भी होगा क्या 4 3 2। तो यहाँ से S का मिल गया हमें क्या 4, I का मिल गया क्या हमें 2, अब C का देखिए यहाँ पे दिया है 2, और K का हमें बताना है, तो I देखिए I ख़त्म हुआ है तो JKL होगा, इसका मान भी 4 3 2 होगा, K का मान क्या दिया है, क्या होगा 3 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए, 4 2 6 2 8 3 11, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 के पावर 15 बराबर 15 के पावर 2.5 × 15 के पावर x में x का मान हमें बताना है। तो ये 15 का पावर 15 है, 15 का पावर 2.5 प्लस x हो जाएगा। कैसे, जब a का पावर x × a का पावर y होता है तो a का पावर x + y हो जाता है। जब आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं, तो 15 15 सेम है तो 2.5 + x हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला आपको पता होगा कि b का पावर x है और b का पावर y है, बेस यानी आधार समान है तो घातांक भी बराबर हो जाता है, तो x बराबर y हो जाएगा, यानी कि 15 बराबर कितना हो जाएगा 2.5 + x, तो x बराबर कितना होगा, 15 में से 2.5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 12.5, तो ऑप्शन हो गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने बराबर x गुणे में x का मान हमें बताना है। तो देखिए इस 555 से 555 कैंसिल, इस 5 से ये 11 बार में कैंसिल, तो x बराबर क्या होगा 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 11 का गुणा कर दीजिए इसमें, 11 × 55 के 5,
हासिल 5, 11 5 55 5 60 के 0 हासिल 6, 11 5 55 6 61, 61 के 1 हासिल 6, फिर 11 5 55 6 61, तो 61 105, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, a बराबर -2 इंटू -3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और b बराबर क्या है √36 यानी कि ये भी 6 है, तो a बराबर b बराबर 6 यानी a b के बराबर है, ऑप्शन हो गया a। नेक्स्ट है 1 + 15 + 151 गुने 2 + 36 बराबर x है, तो x का मान निकालना है। तो 151 में 1 जोड़ेंगे 152, 152 में 15 जोड़ेंगे तो 152 5 57 167 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 167, बाहर है 2 से गुणा, प्लस 36 बराबर x, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 16 दूनी 32 1 33 प्लस 36 बराबर x, तो x बराबर क्या होगा 6 4 10 के 0 3 3 6 1 7 और 3, तो 370 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए किस न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4320 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो ये कितना होगा, इसका जब निकालेंगे निकाल लेते हैं ऐसे भाग देके, 2 दूनी के 4 2 एकम 2 2 6 के 12 और ये 0 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2 2 8 16 0, फिर 2 से जाएगा 2 5 10 2 चौके 8, ये हो गया 2 2 7 70 और ये जाएगा 3 9 27, फिर 30 3 90, फिर 3 10 में 30 और ये 2 5 10, तो कितना 2 मिला 1 2 3 4 5 यानी 2 का पावर 5 मिला है। 3 कितना है 1 2 3 इंटू 3 का पावर 3 इंटू 5 है। तो देखिए जब इसका आप घन बनाएंगे, घन मतलब क्यूब रूट, तो क्यूब रूट निकलेगा तो 3 तो बाहर आ जाएगा सेफली, 3 बाहर आ गया, लेकिन 5 बाहर नहीं आ पाएगा, 2 बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि अगर 2 का पावर 6 होता और इसका हम घन रूट निकालते तो बाहर आके क्या आता है 2 का पावर 2 आता है। तो हम क्या करना होगा, इसमें 2 से 1 मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसमें क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि ये 2 का पावर 6 बन जाए। तो एक तो मिल गया हमें कि 2 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। फिर इसको देखिए 5 है तो इसमें 5 स्क्वायर होना चाहिए, तभी जाके ये क्यूब रूट से बाहर आएगा। तो हमें 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, 25 दूनी 50 से हमें क्या करना होगा गुणा करना होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कि न्यूनतम संख्या से गुणा करना चाहिए, तो 50 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी एक लकड़ी के टुकड़े को जो 140 किलोग्राम का है काटता है, पहले सप्ताह काटकर 1/10 फेंक देता है, दूसरे सप्ताह बचे हुए का 2/3 फेंक देता है और तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है। उसके पास बचे हुए लकड़ी के टुकड़े का भार कितना है। देखिए टोटल कितना है 140 किलोग्राम। पहले सप्ताह काटता है 1/10 फेंक देता है, तो बचेगा कितना 9/10 बचेगा। फिर दूसरे सप्ताह 2/3 फेंक देता है, तो बचेगा कितना 1/3 बचेगा। फिर तीसरे सप्ताह बचे हुए का 20% फेंक देता है, तो कितना बचेगा 80% बचेगा। तो 20 चौके 80, 20 बचे 100। अब इसको कटाते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, तो ये कितना हो गया 14 3 42, 42 गुने 4/5, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए ताकि नीचे 10 आ जाए। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 चौके 32 1 33/10, तो ये हो गया 33.6। तो बचा हुआ लकड़ी कितना होगा, ऑप्शन डी के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैली के पास 1/3 है जितने डेविड के पास है। यहाँ पे और का मतलब क्या है, अधिक। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो सैली के पास 1/3 अधिक है जितने डेविड के पास है। डेविड के पास 1/3 उतने ही और है यानी अधिक है जितने फ्रांसिस के पास है। सबको कुल मिलाकर 111 है, तो फ्रांसिस के पास कितने हैं। तो मान लेते हैं कि फ्रांसिस के पास कितने हैं 1 है, तो डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है। यहाँ पे बोला है देखिए डेविड के पास 1/3 अधिक है जितने फ्रांसिस के पास है। तो डेविड के पास कितना हो जाएगा x प्लस x का 1/3, तो ये हो जाएगा x प्लस x/3 यानी कि 4x/3। डेविड के पास 4x/3 है, फ्रांसिस के पास x है। अब देखिए सैली के पास कितने हैं, डेविड के पास जितने हैं उससे 1/3 अधिक है। तो सैली के पास कितना होगा, तो डेविड के पास जितने हैं, डेविड के पास कितना है तो 4x/3 है, तो इसका 1/3 यानी कि 4x/3 का 1/3 इसका अधिक होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4x/3 इंटू 4/3 यानी कि 16x/3
9 हो गया। सेली के पास मिल गया, डेविड के पास मिल गया, फ्रांसिस के पास मिल गया। तीनों के पास कितना है? 111 है। तो x प्लस 4x/3 प्लस 16x/9 इज इक्वल टू 111 है। हम क्या करेंगे? 9 से गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 3 4 3 12x, ये 16x, और इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 9 हो जाएगा। तो 12 9 21, 21 6 27, 27 10 37, x इज इक्वल टू 9 गुने 111 लिख सकते हैं। 37 तियाँ होता है 111, तो x बराबर कितना हो गया? 9 27। निकालना क्या था फ्रांसिस के पास? तो फ्रांसिस के पास हो गया 27। निम्न में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक शब्द बनता है? तो देखिए ऑप्शन होगा ये वाला, इसको लिखेंगे TONIC, टॉनिक। तो ये एक सार्थक शब्द है, बाकी कोई इसका सार्थक शब्द नहीं बनेगा बाकी तीनों का, तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का सही प्रतिबिंब चुनना है हमें। तो देखिए ये लाइन ऐसे है तो ऐसे हो जाएगी, ये आईने से इस तरफ भाग रहा है तो आईने से ये इधर की ओर भागता हुआ दिखेगा, और ये आईने की तरफ ऐसे जा रहा है तो ये आईने की तरफ ऐसे जाता हुआ दिखेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, तो विपरीत फलकों पर अंकों का योग क्या होगा? तो एक मानक पासा एक ऐसा पासा है जिसमें विपरीत फलकों का योग हमेशा कितना आता है? 7 आता है। तो देखिए ये 1 3 कहाँ पे दिख रहा है, इसको ऐसे बना के समझ लेते हैं। ये हमारा क्यूब हो गया। तो कह रहा है कि इस वाले फलक पे 1 दिख रहा है और सामने वाले फलक पे हमें 3 दिख रहा है। तो विपरीत फलकों पर जो अंक दिखेंगे उसका योग निकालना है। तो इस 1 के सामने वाला कौन सा होगा? ये वाला। यहाँ पे क्या दिखेगा? 6 दिखेगा, क्योंकि मानक पासा है, योगफल 7 होना चाहिए, तो 1 + 6 7। और इस सामने वाले के पीछे, यहाँ पे पीछे वाले में क्या होगा? 3 + 4 7, तो यहाँ पे 4 दिखेगा, और इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? 6 + 4, ये हो जाएगा 10। यहाँ ऑप्शन में 10 होना चाहिए, ऑप्शन हमारा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 49 कक्षा में x का दर्जा 18वां है, तो उसका अंत से दर्जा क्या है? तो 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा है, ठीक है, और उसमें एक लड़का है x जिसकी रैंक है 18वां। तो अंत से उसकी रैंक बताना है, तो क्या करेंगे? 49 में से 18 घटा के +1 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो? 49 1 50, 50 में से 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 32। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संख्या में कितने अंक अपना स्थान नहीं बदलेंगे अगर अंक अपने आरोही क्रम में लिखे जाए। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। तो देखिए 7 3 4 6 2 8 5 लिखा हुआ है। बढ़ते क्रम में क्या करेंगे? सबसे पहले छोटे वाले को लिखेंगे, तो 2 3 4 5 6 7 8। तो किसका किसका स्थान नहीं बदला है? तो 3 का नहीं बदला, 4 का नहीं बदला, बस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या इतने में अंकों की संख्या इस तरीके से अदला बदली की जाती है कि पहला और छठवां अंक, दूसरा और सातवां अंक अदला बदली करते हैं, बाकी अंक भी इसी तरह अपनी अपनी जगह बदलते हैं। तो पुनः व्यवस्थित संख्या में दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? तो देखिए हमें संख्या क्या दिया है? 5 1 0 9 2 3 8 6 7। इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएँ हैं। अब कह रहा है कि पहला और छठवां अंक, दूसरा और सातवां अंक। तो पहला बदला है किससे? छठे से, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा इसके विपरीत 5। उसके बाद दूसरा बदलेगा 7वें से, तो ये कितना होगा? यहाँ पे आ जाएगा 8, और यहाँ पे 5 के बाद हो जाएगा 1। उसके बाद जो 0 है ये बदलेगा 8वें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद 9वां जो है वो बदलेगा 7वें से, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 9। तो हमारी संख्या क्या बनेगी? 3 8 6 7, और एक संख्या हमने छोड़ दिया, यहाँ पे 4 है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आ जाएगा यहाँ पे 10वें पे, और चौथा चला जाएगा दूसरे पे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे आ जाएगा 2। तो 3 8 6 7 4 5 1 0 9 2 बन जाएगा। अब पूछ रहा है कि दाएं से तीसरा अंक कौन सा होगा? दाएं वाला हिस्सा ये है, तो 1 2 3, तीसरा अंक कौन सा है? 0 है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
70 का 4/5वां 112 के 5/7वें से कितने प्रतिशत से कम है। तो देखिए 70 का हम निकालते हैं 4/5, तो ये कितना होगा 14×5 = 70, 14×4 = 56। और 112 का हम निकालते हैं 5/7वां हिस्सा, तो ये हो जाएगा 7 × 7 = 7 × 42, 16×5 = 80। तो हमें परसेंटेज चेंज निकालना है कि 112 के 5/7वें से कितने प्रतिशत कम है ये वाला हिस्सा। तो क्या करेंगे, जिससे कंपैरिजन कर रहा है उसको बट्टे में रखते हैं और उसी में से 56 को घटा देंगे, गुने 100 हो जाएगा। तो 80 में से 56 गया 24, 24 बट्टे में 80 गुने 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 तरीके 24, तो ये हो गया 30%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 3 व्यक्तियों की एक समिति 3 पुरुषों और 3 महिलाओं से चुनकर बननी है, जिसमें कि कम से कम एक महिला हो, तो कितने भिन्न प्रकार से यह हो सकता है। तो 3 लोगों की समिति जिसमें कम से कम एक महिला हो, तो इसलिए एक महिला और 2 पुरुष चुनने के क्या तरीके होंगे, तो 3C1 होगा गुणे 3C2 होगा। तो 3C1 3 होता है, 3C2 भी 3 ही होता है, तो 3 तरीके 9 हो गया। फिर देखिए 2 महिला चुन लेते हैं एक बार, और एक बार एक पुरुष चुनने का तरीका क्या होगा, तो ये होगा 3C2 × 3C1, तो 3 × 3 यानी कि 9 हो गया। यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लिखा है कम से कम एक महिला हो, यानी कि न्यूनतम एक महिला तो चाहिए ही चाहिए। 2 महिला होगी तब भी कोई समस्या नहीं है, 3 महिला होगी तब भी कोई समस्या नहीं है। तो इसलिए हमने एक महिला का निकाल लिया, 2 का निकाल लिया। यदि कमेटी में 3 महिला हो और पुरुष 0 हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, 3C3 होगा, यानी कि ये 1 हो जाएगा, 3C3 1 होता है। ठीक है, तो समिति बनाने के तरीकों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, 9 + 9 + 1, यानी कि 19 तरीके से ये समिति बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न शब्द प्रेस्क्राइब शब्द पर आधारित है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए हमारा आंसर हो जाएगा प्रेस। क्यों, क्योंकि देखिए PRE, तो PRE तो यहाँ पे दिया है, लेकिन इसमें एक ही एस है और इसमें 2 एस है, तो ये संख्या तो प्रेस्क्राइब से नहीं बनाई जा सकती। बाकी देखिए इसमें 2 ई है, तो एक ई 2 ई मिल गया, SPR दिया हुआ है, SPR दिया हुआ है। उसी तरीके से पीस और प्राइस भी बनाया जा सकता है, लेकिन प्रेस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें 2 एस नहीं है। क्रम दिया गया है और इसमें हमें चौथी संख्या निकालनी है। तो ये 2 है, 2.1/2, 3.1/3। इसको हम सरल भिन्न में लिखेंगे तो 2 5/2 और 3 के 9 1 10/3 होगा। तो हम जानते हैं कि यदि कोई श्रृंखला HP में है तो उसके पदों के व्युत्क्रम हमेशा क्या होते हैं, समांतर श्रेणी में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनका व्युत्क्रम निकाल लेते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम निकालेंगे तो क्या होगा, ये 1/2 होगा, ये 2/5 होगा और ये 3/10 होगा। अब इस AP है या नहीं ये प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, सार्वंतर निकालेंगे। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, ये क्या आएगा 10, 2 दूनी के 4 -5, यानी कि -1/10 आ रहा है। उसी तरीके से तीसरा पद यानी कि 3/10 में से दूसरा पद 2/5 घटाएंगे, तो ये 10, 3, 4 -1/10 आ रहा है। सार्वंतर क्या है, सेम है, यानी कि ये संख्या क्या है, AP में है, इसलिए ये वाली संख्या क्या होगी, HP में होगी। तो अब देखिए इस AP का अगला टर्म हम निकाल लेते हैं। तो अगला टर्म क्या निकालना है, चौथा बराबर क्या होगा, A + n - 1 × D। तो A प्लस हमें A क्या है, प्रथम पद है, प्रथम पद यहाँ पे दिया है 1/2, 1/2 प्लस n क्या है, n हमारा दिया है 4 - 1, चौथी संख्या निकालनी है। और D क्या है, -1/10 है। तो ये 1/2 -3/10 हो जाएगा। LCM लेंगे 10, 5 - 3, तो 2/10 यानी कि 1/5 आएगा। तो इस AP की चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 1/5। तो ये HP का व्युत्क्रम है, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो हमारा अगला टर्म क्या होगा, चौथी संख्या 5 हो जाएगी। तो यही एक तरीका है इसको सॉल्व करने का, आपको हमेशा याद रखना है। अगर मन में डाउट है कि ये HP में है तो एक बार उसको उल्टा करके देखें, अगर वो AP में आ रहा है तो वो HP में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रम दिया है तो अगली संख्या इसमें क्या होगी हमें ये बताना है। तो देखिए
71 में 81, ऐसा करते हैं। इसमें दो संख्याएं हमें दिख रही हैं, 71 और 74। इसमें +3 जुड़ा है, 74 3 77, 77 3 80, ठीक है। तो अगली संख्या क्या होगी, 80 3 83 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आप इसको देख सकते हैं ऐसे, -4 हुआ है, -4 हुआ है और ये -4 हुआ है। तो 83 के बाद अगर पूछ देता आपसे तो क्या करते आप, 69 में से 4 घटा देते तो 65 हो जाता है। यानी अगली दो संख्याएं क्या क्या होंगी, 83 और दूसरी 65 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दिया है कि यदि इस संख्या का अर्थ इतना है, इसका अर्थ इतना है, तो इसका अर्थ बताना है। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, तो इसको ध्यान से देख लेते हैं। ये 3182596 हमें संख्या दिया है। इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो क्या होगा, 6 9 5 2 8 1 3 हो गया। अब इसमें से जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, इन दोनों को हटा दीजिए। तो हटा देंगे तो क्या होगा, 6 5 2 8 3। तो 6 5 2 8 3 यहाँ पे दिख रहा है आपको। अब इसमें देख लेते हैं ये लॉजिक काम करता है या नहीं। तो 6 7 4 2 8 3 5, इसका भी रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो ये होगा 5 3 8 2 4 7 6, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है और जो सबसे छोटी संख्या है, उन दोनों को हटा देंगे तो क्या होगा, 5 3 4 7 6। तो 5 3 4 7 6 यहाँ पे दिया हुआ है। तो उसी तरीके से अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या, 7 4 9 6 2 5 8। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए तो ये क्या होगा, 8 5 2 6 9 4 7। सबसे बड़ी संख्या 9 है और सबसे छोटी संख्या 2 है। इसको हटाएंगे तो क्या बचेगा, 8 5 6 4 7। तो 8 5 6 4 7 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमें एक सीरीज़ दिया है, हमें इसमें से x का मान निकालना है। तो देखिए किया क्या है कि इसमें क्या जोड़ा है, 27, इसमें भी जोड़ा है 27, और इसको देखिए इसमें भी जोड़ा है 27। इसका मतलब ये है कि 54 में 27 जोड़ेंगे तो हमें x मिलना चाहिए। तो 54 में 27 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 81, और 81 में यदि आप 27 जोड़ेंगे तो मिलेगा आपको 108। यानी कि x का मान क्या हो गया हमारा, 81 हो गया। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACFJO में अगला अक्षर क्या होगा। A का 1 होता है, C का 3, F 6, J 10, O 15। तो अगला अक्षर देखिए इसमें 2 जुड़ा है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5। तो इसमें क्या जुटेगा, 6 जुटेगा। तो 15 6 21, 21 किसका होता है, U का होता है। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस में अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द बनेगा। तो देखिए डी को यदि आप अरेंज करेंगे तो ये बनेगा पियानो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये हमें सीरीज़ दिया है और इसमें अगला अंक हमें बताना है। तो देखिए इसमें 3 अंकों का पेयर बना है। इसमें जुड़ा है +1, इसमें जुड़ा है +1, उसी तरीके से इसमें जुड़ा है +1, इसमें जुड़ा है +1, उसी तरीके से इसमें जुटा है +1, इसमें जुटा है +2। सॉरी ये +2 होगा, ये +2 है और ये 7 2 9 +2 है, ठीक है। और फिर अगला जो सीरीज बनेगा वो क्या होगा, इसमें +1 जुटेगा और इसमें +2 जुटेगा। यानी 18 में 1 जुटेगा तो 19, 19 में 2 जुटेगा तो 21। तो 19 और 21 हमारी संख्याएं होंगी। चूँकि पहला पूछा है अगला जस्ट, तो 19 हमारा आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे उत्तर दिशा की ओर है, उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा की ओर संकेत करेगी। तो ये घड़ी बना लीजिए पहले, ये है 12 6 9 3। घड़ी की जो घंटे की सुई है 6 पे है, यानी कि मिनट वाली सुई 12 पे होगी। तो ये बोल रहा है कि 6 बजे उत्तर है, ये उत्तर है तो इसको ऊपर क्या होना चाहिए, दक्षिण होना चाहिए, ठीक है। और इधर पूरब होना चाहिए और ये पश्चिम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए उसमें 9:15 रात्रि के समय मिनट की सुई किस दिशा को संकेत करेगी। 9:15 बजेगा तो क्या होगा। तो अब इसको घुमा देते हैं, इस सुई को, यहाँ पे 9 आएगी घंटे वाली, और 15 यानी कि जो हमारी मिनट वाली सुई होगी वो लगभग यहाँ पे 3 पे होगी, सॉरी 3 पे, ठीक है। 9 वाली थोड़ी सी आगे कर देते हैं, 9:15 हो रहा है तो 9 घंटे वाली सुई जो है ये है और ये मिनट वाली सुई है 3 पे। तो 3 मतलब किधर दिखा रही है, पश्चिम दिशा की ओर दिखा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन
डी हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 का 12 से उसी तरीके से संबंध है जैसे 59 से इसका है, मतलब दिए गए ऑप्शन का है। तो देखिए 34 में 34 को अगर आप ध्यान दें तो 3 गुने 4 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो 59 में 5 गुने 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 45। 45 ऑप्शन में दिया भी है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोड़ा संबंधित है घुड़सवार से, तो मोटर किससे संबंधित होगा, तो मोटर ड्राइवर से यानी शॉफर से संबंधित होगा। शॉफर को मोटर चालक बोलते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में, इसका हिंदी होता है मोटर चालक। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है कि मेल्ट का मतलब होता है गलना, और ये रिलेटेड है द्रव से। तो जमने से क्या होगा, तो जमना संबंधित होगा किससे, ठोस से। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे क्या, ठोस, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।